नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। अमर शहीद मदन लाल ढींगरा के बलिदान दिवस पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन नेहरू पार्क के बाहर किया गया। सर्व समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहीद मदन लाल ढींगरा को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए महान क्रांतिकारियों की शहादत को नमन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने कहा कि कोविड के दौरान उपचार के नाम पर निर्धारित रेट से अधिक पैसे वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिला के कोविड अस्पतालों की कमेटी द्वारा जांच की जा रही है और अस्पताल संचालकों ने कार्रवाई के भय से मरीजों को अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की राशि लौटा दी है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर की सड़कों की तस्वीर बदल दी जाएगी। इसके लिए सर्कुलर रोड पर शीघ्र काम शुरू होगा। इसी प्रकार से पंचायत भवन में शहीद भगत सिंह चौक और सिटी स्टेशन रोड को जाने वाली सड़क को मॉडल रोड बनाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया जारी है। ग्रीन सोसाइटी सहित अनेक संस्थाएं शहर की सुंदरता को बनाने के लिए आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी की निकासी के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़, नगर परिषद रण सिंह यादव, शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम को आरएसएस के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप कुमार, पंडित नेकीराम शर्मा इत्यादि ने पहुंचकर शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका बड़ा ही अहम रोल है और एक युवा क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज हम सभी सादर उनको प्रणाम करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए युवा उनसे प्रेरणा लेंगे और भारत की जो उनका त्याग, तपस्या और बलिदान था, हमेशा भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में याद रखा जाएगा और युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती रहेगी। जो आज प्रोग्राम है ये एक जागृति भी है कि हमारे देश के युवा जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बानी की समर्पण दिया, ऐसे ही युवा और लोग भी देश हित के लिए, देश की रक्षा के लिए ऐसे नौजवान आगे बढ़ते रहे और देश के लिए समर्पित जितने भी योद्धा हैं वो देश हित में आगे बढ़ते रहे, अपना कार्य करते रहे। समाज की तरफ से शहीद मदन लाल ढींगरा जी का शहीदी दिवस मनाया गया, जिसके अंदर हमने एक प्रयास किया है कि सभी समाज के लोग मिल के इसको मनाएं। एक ये परिपाटी हमने शुरू की है, शहीद किसी कौम के नहीं होते, शहीद सभी कौम के होते हैं। आज जो कार्य हमने किया, हम सभी साथियों का, आर.के. शर्मा जी और हमारे ओमवीर सिंह जी तंवर जी और सभी समाज के लोग आज एकत्रित हुए। उन्होंने यहाँ मदन लाल ढींगरा जी का यहाँ शहीदी दिवस पे पुष्प अर्पित किए और विशेष तौर से मैं धन्यवादी हूँ स्वामी ज्ञानानंद जी जो आज यहाँ प्रोग्राम में उपस्थित हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। आज बड़ा ही हर्ष व उल्लास का दिन है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय मदन लाल ढींगरा जी का आज हम बलिदान दिवस मना रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज भिवानी का सर्व समाज एकत्रित होकर के और सर्व समाज की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से मदन लाल ढींगरा जी की आज पुण्यतिथि बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, जनरल डायर को गोली मारकर उसकी हत्या की थी, उसी के एवज में वहाँ मुकदमा चला और मदन लाल ढींगरा जी को फांसी के आदेश सुनाए गए। मैं ये कहूँ कि मदन लाल ढींगरा जी से कोई ज़्यादा देश हित में, हिंदू धर्म के हित में शायद ही कोई स्वतंत्रता सेनानी हुआ होगा। मुझे डॉक्टर पुष्पा शर्मा कहते हैं और मेरा सौभाग्य है, मैं रवि जी का बहुत दिल से, खन्ना जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने 15 साल तक श्री मदन लाल जी ढींगरा की सेवा की। और ये कहते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि जो पंडित नेकीराम शर्मा मेरे दादा ने सपना सजोया था कि 36 बिरादरी एक होके और कुछ हो, आज मैं रोमांचित हो रही हूँ ये देखकर कि इनके जो सुकर्म से कार्य हुआ है। ये अब 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं धन्य हो गई हूँ कि आपने मुझे याद किया। मैं नतमस्तक हूँ उन स्वतंत्रता सेनानियों के पर भी और उनके परिवारजनों पर भी जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन से आज हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। ये आज का कार्यक्रम
सर्व समाज के द्वारा शहीद मदन लाल ढींगरा जी के पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। और ये पखवाड़ा जो है हम शहीदों को याद करने के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए इस पखवाड़े को हम मनाते हैं। और भारतवर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास के अंदर मदन लाल ढींगरा जी का बहुत बड़ा योगदान है। शहीद मदन लाल ढींगरा जी को अपने जय हिंद मंच और उसके 10,54,837 लोगों की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और मैं आज इस मौके पर युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि जिस कॉज के लिए शहीद मदन लाल ढींगरा जी ने अपनी युवावस्था में फांसी के फंदे को चूमा, उनका मकसद था एक स्वच्छ लोकतंत्र और आज़ाद भारत की तस्वीर। लेकिन आज स्वस्थ लोकतंत्र नहीं बल्कि पार्टी तंत्र है। मैं युवाओं से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर उनके सपनों का भारत बनाना है तो आज पार्टी तंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र की स्थापना करो। सर, क्या कहना चाहेंगे मदन लाल ढींगरा से, क्या युवाओं को प्रेरणा देनी चाहिए? ये आज का कार्यक्रम सर्व समाज के द्वारा शहीद मदन लाल ढींगरा जी के पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। और ये पखवाड़ा जो है हम शहीदों को याद करने के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए इस पखवाड़े को हम मनाते हैं। और भारतवर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास के अंदर मदन लाल ढींगरा जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज देखिए, जिस प्रकार आज सर्व समाज ने एकत्रित होकर के यहाँ तो शहीदों को नमन करने का कार्य किया है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और मैं समझता हूँ कि इन शहीदों की वजह से आज हमें इस खुले सांस लेने लग रहे हैं। अगर हमारी सेना में शहीद भी होते रहे हैं, बहुत से जवान भी, ऑफिसर्स भी, इन्हीं की वजह से आज हम इन खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। एक काबिल तारीफ काम किया है। 36 बिरादरी ने यहाँ पहुँचकर शहीद मदन लाल ढींगरा जी को पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन फूल अर्पित करे हैं। जो इस कार्यक्रम के संयोजक है, मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये पहल करी, क्योंकि एक जो शहीद होता है वो किसी जाति का नहीं होता, समाज का नहीं होता, वो किसी बिरादरी का नहीं होता, वो एक शहीद होता है। शहीद का दर्जा जो अपनी जान की बाजी खेलकर देश के लिए कुर्बानी देते हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम करते रहें। शहीदों के लिए, चाहे वो भगत सिंह जी थे, राजगुरु जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी जब भी जयंती आई ऐसे 36 बिरादरी को एकत्रित होकर भिवानी वासियों को श्रद्धा फूल अर्पित करने चाहिए। मदन लाल ढींगरा जी का जो बलिदान दिवस है उसमें सर्व जाति समाज के, पूरी भिवानी के वरिष्ठ लोग आए हुए हैं। इससे एक समाज में मैसेज जाता है कि जब सब मिलकर कोई काम करते तो बड़ा अच्छा लगता है। नगर के हांसी रोड स्थित ITI में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान करीबन 350 छात्रों का विभिन्न नौकरियों के लिए चयन किया गया। जिंदल ग्रुप द्वारा चयनित इन छात्रों को ट्रेनिंग के दौरान मासिक वेतन भी दिया जाएगा। हांसी रोड स्थित ITI में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें जिंदल ग्रुप रायगढ़ से कंपनियां आई। उन्होंने 350 छात्र जो ITI से पास करके अप्रेंटिस कर रहे थे, उनका मासिक वेतन पर चयन किया। वहीं 141 छात्र जो जिन्हें पक्के कर्मचारियों के तौर पर चयन किया गया है। जब इस बारे में ITI प्रिंसिपल अनिल यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 350 छात्रों का रोजगार मेले में जिंदल ग्रुप में चयन किया गया है। मेले में कंपनी के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसके तहत ये प्रक्रिया कंप्लीट की गई है। संस्थान में रोजगार मेला लगाया जा रहा है। जिंदल स्टील ग्रुप बेल्लारी कर्नाटका से कंपनी आई हुई है और ये कंपनी 3 प्रकार के रिक्रूटमेंट कर रही है, जिसके अंदर अप्रेंटिसशिप, कुछ बच्चे अप्रेंटिसशिप के रूप में लेके जाएंगे, कुछ बच्चे डायरेक्ट वर्कर, जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर ली है, ITI कंप्लीट है उनकी, उनको डायरेक्ट एज ए वर्कर लेके जाएगी अपने रोल में। और तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जो ये अपने सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या अदर वर्कर्स के रूप में लेके जाएंगे। तो आज का जो रोजगार मेला है उसमें बैच 1 जो फर्स्ट बैच बना था उसमें 302 बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन 302 बच्चों में से 51 बच्चे जो एज ए अप्रेंटिस सेलेक्ट कर लिए हैं, उनकी लिस्ट लगा दी है, बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया गया है और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी उनको दे दी गई है। 31 अगस्त 2001 से पहले वो सब बच्चे एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन कर लें। दूसरे में इन्होंने जो स्किल्ड वर्कर्स लिए हैं वो 81 इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, शॉर्ट लिस्टेड कर रखे हैं एज ए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। उनका इंटरव्यू चल रहा है
तीसरी कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड एंड अदर पर्पजेज के लिए जो इन्होंने बताया था, उसमें से इन्होंने 31 को शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है। उनका फिजिकल चेक कर रहे हैं और वेट वगैरह चेक कर रहे हैं और जनरल मेडिकल जो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वो चेक कर रहे हैं। हाइट है, वेट है, ये सब चीज़ चेक की जा रही है। सेकेंड बैच के अंदर फिर 87 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है ऑनलाइन। उनमें से 18 बच्चे एज ए अप्रेंटिस सेलेक्ट कर लिए हैं, बाकी का प्रोसेस चल रहा है। और ये उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे आज जितने भी इस पार्टिसिपेशन हुआ है बच्चों का, उन सबको ज़रूरत के अनुसार उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको रोजगार मिले, ये उम्मीद करते हैं। आगामी दिनों में होने वाले राज्य स्तरीय खेलों के लिए आज दूसरे दिन भी स्थानीय भीम स्टेडियम में खिलाड़ियों का चयन किया गया। मंगलवार को बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, जूडो और वॉलीबॉल आदि में खिलाड़ी चयनित किए गए। राज्य स्तरीय खेलों में चयन के लिए मंगलवार को भीम स्टेडियम जिला स्तरीय खिलाड़ियों की ट्रायल ली गई। ट्रायल सुबह 9 बजे से शुरू की गई थी। हजारों की तादाद में खिलाड़ियों ने ट्रायल में भाग लिया। मंगलवार को बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, जूडो, वॉलीबॉल इत्यादि के ट्रायल लिए गए। वहीं खिलाड़ियों की रुचि के ध्यान में रखते हुए खेलों हरियाणा के तहत खिलाड़ियों का चयन करते हुए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका भी दिया जाएगा। वहीं खिलाड़ियों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। मेरा नाम अर्शकायत है, मैं गांव कड़वास के रहने वाला हूं। आज मैंने खेल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में फाइट की और मैं वो जीत गया। अब मेरी फाइनल होने वाली है और मैं उसमें भी जीत कर स्टेट में सिलेक्शन करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं राजगढ़ गांव से बिलोंग करती हूँ। हम यहाँ बॉक्सिंग के टूर्नामेंट के लिए आए हुए हैं। सरकार ने बहुत अच्छा आयोजन किया हुआ है। हम यही चाहते हैं कि सरकार ऐसा आयोजन बार बार कराती रहे, इससे बच्चों को प्रोत्साहित होने का मौका मिलता है। सर ऐसा, मेरा नाम सुरेश कुमार, रेसलिंग कोच भीम स्टेडियम भिवानी से हूँ। और ये प्रतियोगिता जो चल रही है खेल हरियाणा, ये बच्चों के प्रोत्साहन के लिए जो है चलाई जा रही है और इसमें काफ़ी लड़के भाग ले रहे हैं। लगभग 2000 के आसपास बच्चे यहाँ प्रतिभागिता करेंगे और इनका 2 दिन का प्रोग्राम जो चल रहा है कल 16 और 17 अगस्त 2021 से है और आज ये फिनिश हो जाएगा। व्यवस्था ये एक ट्रायल का रूप है। यहाँ से ट्रायल में जो जीतेगा, जो फर्स्ट आएगा, वो टीम गेम भी है, इंडिविजुअल गेम भी है। जो बच्चे फर्स्ट आएंगे वो अलग अलग 7 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें जाके जो है ना अपना प्रदर्शन करेंगे। और रेसलिंग का स्पेशल बता रहा हूँ कि हिसार में है 27 से 29 तारीख तक। क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी है। मैं राव डांगर से यहाँ पे खेल हरियाणा के खेल खेलने के लिए आई हूँ। मैं 53 जिलों में आपसे खेलूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे प्रथम स्थान करके इस साल प्रतियोगिता जो होने वाली है राज्य स्तर की, उसमें भाग लूँ। ये खेल हरियाणा के लिए जिला भिवानी का जो ट्रायल 2 दिवसीय चल रहा है, बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें भिवानी की जिले की टीम का चयन किया जाएगा और वो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो 27, 28, 29 अगस्त को जो राज्य स्तरीय खेल हरियाणा प्रतियोगिता होगी उसमें भाग लेंगे। तो इसमें से कितने बच्चे आए हैं? बहुत ही बच्चे संख्या अच्छी है, 1000 से ज़्यादा बच्चे हमारे हो जाएंगे। कल भी 700 के करीब बच्चे थे और आज भी 500 के करीब बच्चे आने की संभावना है। कोरोना महामारी से हर व्यक्ति को बचाया जा सके, इसी के लिए आज वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन राज्य के प्राइमरी पाठशाला में किया गया। बीडीएम चौक स्थित पाठशाला में अंबेडकर प्रचार सभा द्वारा आयोजित इस कैंप में करीबन 235 फर्स्ट डोज और 39 सेकेंड डोज लगाई गई। इस बारे में संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि आज देश का हर समझदार आदमी इस आवश्यकता को भलीभांति समझ रहा है कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लोग स्वयं आगे आकर टीकाकरण करवा रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि जनता के टीकाकरण के प्रति बढ़ते उत्साह को देखकर लगता है कि हम बहुत जल्द ही इस महामारी से मुक्ति पा लेंगे। आयोजनकर्ताओं में संस्था के पदाधिकारी सुरेश कुमार, उपाध्यक्ष सर्वहितकारी अंबेडकर प्रचार सभा डॉक्टर पन्नालाल, महासचिव भाई वीरेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष इत्यादि उपस्थित रहे। और सर्वहितकारी अंबेडकर प्रचार संस्था उसके माध्यम से ये कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए कैंप लगा हुआ है और इसमें लगभग 250 के आसपास वैक्सीन लगना तय है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और ये हम सब भारत देश के वासी हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्र के हित के लिए
ये वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और हमारा देश स्वस्थ होगा। आज का ये जो निःशुल्क विशाल वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों से अपील की गई है कि सरकार जो कार्यक्रम वैक्सीनेशन का चला रही है उसमें लोग बढ़ चढ़ कर के भाग लें और हर व्यक्ति, हर नागरिक देश का वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाए, टीकाकरण ज़रूर करवाए, क्योंकि शुरुआत भी 0 व्यक्ति से हुई थी और एक व्यक्ति का रह जाना भी महामारी को बढ़ावा देना होगा। इसलिए सभी से अपील है कि सभी लोग समझदार हैं, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण करवाएं, घबराएं नहीं। आज 54 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है और सबको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब स्वयं आकर के आगे टीका लगवाएं और एक दूसरे। बिना एसएलसी के छात्रों को दाखिला देना सरकार बंद करे, नहीं तो एसोसिएशन को कोर्ट जाना पड़ेगा। इन्हीं कड़े शब्दों के साथ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामावतार शर्मा ने एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूल्स का डाटा चोरी करने और बिना एसएलसी उन्हें एडमिशन दिए जाने को सरासर गलत बताया। इस बारे में रामावतार शर्मा मंगलवार को स्थानीय सेक्टर 13 स्थित एसोसिएशन के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। रामावतार शर्मा ने कहा कि प्राइवेट स्कूल अपनी पूरी निष्ठा व मेहनत से कार्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी बगैर एसएलसी के छात्रों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। अधिकारियों द्वारा निजी स्कूलों के छात्रों का डाटा चोरी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निजी स्कूलों को नियमों को पूरा करने के लिए 3 साल का समय देना चाहिए, ताकि निजी स्कूल सभी नियम पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिजली मंत्री ने कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों का बिजली का बिल माफ़ करने की घोषणा की थी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं किया है। वहीं उन्होंने कहा कि निजी स्कूल छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। एसोसिएशन द्वारा स्कूलों में कार्यरत स्टाफ के लिए समय समय पर वर्कशॉप भी आयोजित की जाती हैं कि वो अपने बच्चों की फीस जमा करवाएं, ताकि हम अध्यापकों को समय से वेतन दे सकें और उन बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। पिछली जो भरपाई है, पिछला जो नुकसान हो इन बच्चों की पढ़ाई का हुआ है, हम उसको पूरा कर सके। तो का पैसेंजर टैक्स सरकार ने कोरोना काल का माफ किया था, इसके लिए हम सरकार का और मंत्री जी का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आभार भी प्रकट करते हैं। और आगे बसों का, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने भी और ट्रांसपोर्ट मंत्री ने भी ये माना कि बच्चा पैसेंजर नहीं है, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, और विद्यार्थी कभी पैसेंजर नहीं हो सकता। तो ये बसों पे जो अनावश्यक रूप से ये पैसेंजर टैक्स ये बच्चों के ऊपर थोप रखा है सरकार ने, कुछ पदाधिकारियों की घोषणा आज हम यहाँ करेंगे, जिसमें श्रीमती मीना नरवाल, श्रीमती सुनीता रेड्डू, कुलदीप सिंह कलायत, पीयूष पुंज पंचकुला और नरेश राठी नू, इनको एसोसिएशन में सचिव की जिम्मेदारी दी है, प्रदेश के सचिव की जिम्मेदारी। और वाइस प्रेसिडेंट श्री सुशील शर्मा करनाल, श्री जोगेंद्र ढुल कैथल और श्री वजीर सिंह ढांडा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन के रहेंगे प्रदेश के। सेक्रेटरी में एक राम कुमार जी बंगालिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैरू, ये भिवानी से है, ये भी इसमें रहेंगे। एक कृष्ण कुमार यादव भी सचिव प्रदेश के बनाए गए हैं, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंद से, ये तरखीदादरी जिले से। और कुछ मेंबर्स को हमने एग्जीक्यूटिव उसमें रखा है, मेंबर्स में प्रदेश की टीम में। इसमें यशपाल भारद्वाज पानीपत, प्रवीण प्रजापति कैथल, प्रीतम सिंह फोगाट दादरी, पुलकित पाहुजा बीपीएस स्कूल से भिवानी, जतिन अदलखा गुड़गांव, पिंकी शर्मा गुड़गांव और निशा शर्मा गुड़गांव, ये प्रदेश की जो हमारी कार्यकारिणी है उसमें मेंबर बनाए गए हैं। हमारी आवाज़ आप लोगों ने उठाई और हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 6ठी से +2 तक के विद्यालय खोलने का काम किया।
इसके लिए सभी पत्रकार, सभी मीडिया के छायाकार बंधु धन्यवाद के पात्र हैं। आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा सरकार के अधिकारियों से, एजुकेशन मिनिस्टर से कोरोना काल में बहुत बार मिलना हुआ। हमारी एक बहुत पहले से डिमांड चली आ रही है कि एग्जिस्टिंग जो स्कूल हैं, एग्जिस्टिंग जो सूची जारी होनी है, उसमें बहुत टाइम से वो काम पेंडिंग है, वो सूची पेंडिंग है। तो आप लोगों के माध्यम से हरियाणा सरकार से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग की जो सूची जारी करनी है, वो सूची जारी सरकार जल्दी करे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को डिपो से राशन कपड़े के बैग्स में दिया जाएगा। जहां इस बैग से उपभोक्ता आसानी से सामान ले जा सकेंगे, वहीं प्लास्टिक के बैग्स बंद करने के लिए भी उन्हें जागरूक किया जाएगा। इस राशन वितरण के लिए 452 राशन डिपो पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं ताकि राशन वितरण में गड़बड़ न की जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पॉली बैग में दिए जाने वाले राशन के बारे में भिवानी खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अनिल कालरा ने बताया कि प्रत्येक राशन डिपो धारक द्वारा अब केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए पॉली बैग में ही राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी है और इस प्रकार के पॉली बैग तैयार किए जा रहे हैं कि जो कुछ समय के बाद बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे। इस योजना का लागू करने के लिए आसपास के प्रबुद्ध नागरिकों व समाज सेवी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा। VS7 बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके अंदर की प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए अब स्पेशल ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए कक्षा 6ठी से 12वीं तक के बच्चे शामिल किए जाएंगे, जिन्हें कैंप्स के दौरान अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाएगा और किताबी शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस बारे में भिवानी के शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शोरान ने बताया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को धरातल पर जाकर देश की संस्कृति, ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करके उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए अग्रसर है। इस कड़ी के अंतर्गत स्कूलों में भेजी गई गाइडलाइंस के तहत लड़के व लड़कियों के ग्रुप बनाकर एडवेंचर क्लब कमेटी के मार्गदर्शन में बच्चों को विभिन्न स्थानों की सैर करवाई जाएगी। 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिनका संरक्षक महिला व पुरुष अध्यापकों को बनाया जाएगा। यूथ एडवेंचर क्लब एस्टेब्लिश करने की योजना है सरकार की, और अभी हम इसको लागू करने जा रहे हैं। हमने सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए गए हैं कि हर स्कूल में यूथ एडवेंचर क्लब एस्टेब्लिश करें। इसमें एक यूथ एडवेंचर क्लब कमेटी होगी, जिसमें स्कूल का हेड है, मुखिया है, वो उसका चेयरमैन होगा। एक फीमेल जो टीचर होगी, एक मेल टीचर होगा। फीमेल टीचर जो हमारे गर्ल्स विंग होंगी, यानी गर्ल्स का यूथ एडवेंचर क्लब होगा, उसकी इंचार्ज फीमेल टीचर होगी और बॉयज़ के लिए मेल टीचर होगा। एक एक इसमें सीनियर मोस्ट जो स्कूल की हेड गर्ल्स जिसको कहते हैं, ऐसे ही हेड बॉय, वो इसके मेंबर होंगे। कुल मिला के 5 लोगों की ये कमेटी होगी जो इन यूथ एडवेंचर क्लब को एस्टेब्लिश करेगी। वहाँ पे इन क्लब के बच्चों में से ही सिलेक्शन किया जाएगा और ये वॉलेंटियर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है, 10 गर्ल्स और 10 बॉयज़, उनका 10-10 बच्चों का हम क्लब बनाएंगे। वो वॉलेंटियरी अपना इसमें योगदान देंगे या वो क्लब के मेंबर बनेंगे। हाँ, फिर उसके बाद जो क्लब सेटअप हो जाएंगे इन्हीं में से, क्योंकि हर साल डिपार्टमेंट बहुत सारी जो साहसिक क्रियाएं हैं वो आयोजित करता है। वो विंटर में भी होती हैं, समर में भी होती हैं, कोस्टल एरिया में भी होती हैं, माउंटेनियर में भी होती हैं। इवन स्नोफॉल होता है, उस टाइम भी हमारे बच्चे मनाली और वहाँ पे जाते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए ये सरकार का बहुत ही बेहतरीन प्रयास के साथ साथ ये योजना स्कूलों में लागू की जा रही है, जिससे बच्चों में, क्योंकि आजकल हम बच्चे देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से उनको डर लगता है। नौजवान को साहसी होना, चाहे समस्याएं कितनी भी आएँ, जब बच्चे में साहस होगा, हौसला होगा, वो सब प्रकार की समस्याओं को
काबू कर लेगा। नगर की खारी कुई मस्तान गली स्थित एक डेयरी में आग लगने का मामला सामने आया। डेयरी में रखे उपलों में लगी आग के कारण यहां पशुओं का दम घुट गया, जिसके चलते 4 भैंस और 1 गाय की मौत हो गई, जबकि 3 पशु घायल भी हुए। गली वालों की मेहनत से काफी समय के बाद इस आग पर काबू पाया गया। मंगलवार को खारी कुई मस्तान गली में स्थित डेयरी में आग लगने के बारे में नागरिकों ने बताया कि दूध की डेयरी में रखे उपलों व अन्य सामान में आग लगने के कारण 4 भैंस और 1 गाय दम घुटने के कारण मर गए, वहीं 2 पशु घायल भी हो गए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि तंग गली होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी गली में नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण स्थानीय लोगों को ही आग पर काबू पाना पड़ा, लेकिन अब तब तक पशु कई दम तोड़ चुके थे। खारी कुई की घटना है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और हमारे भाई इनके पंडित जी के हैं, इनके 4 भैंस तो मर चुकी हैं और 1 गाय मर चुकी है और बाकी 3 सीरियस हैं और ये बड़ी दुखदायी घटना है। और इसमें सबसे अहम जो दुखदायी बात यह है कि इसके अंदर जो फायर ब्रिगेड की अगर सूचना दी गई 2 घंटे तक फायर ब्रिगेड के गाड़ी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इनके फायर ब्रिगेड के पास बड़ी गाड़ियां हैं और बड़ी गाड़ियां पुराने शहर में और इनमें जो तंग गलियां होती हैं इसमें नहीं आ रही। तो इन्होंने बताते हैं 2 छोटी गाड़ियां थी पिछली बार, वो कंडम कर दी हैं। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि अगर वो छोटी गाड़ियाँ लाई जाएँ ताकि कभी कोई ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाता है तो उसमें मदद हो सके। तो इस भाई का बड़ा भारी नुकसान हो गया, कम से कम 6-7 लाख का नुकसान है। अगर छोटी गाड़ियाँ होती तो आज शायद ये नुकसान बच सकता था इसका। हमारे तो सुरेश भाटी ने टेलीफोन करा 3:20 पे कि नाम है दोनों डेयरी में आग लगी। हम गाड़ी लेके मौका पहुँचे, गाड़ी बढ़ने का रास्ता नहीं था, तो फिर हमने के नाम है पाइप बिछाने शुरू करे। वहाँ जाके किसी ने बताया कि नाम है आग तो बुझ गई है, आपके नाम है एक बार जाकर मौका देख लो। वहाँ आगे देखा तो गोश्तों में आग थी। हमने सबमर्सिबल चला के के नाम है उस पर आग पर पानी और यहाँ गोसे वोसे पड़े हुए थे, उसके अंदर को चिंगारी आई, उसके कारण ये धुएं से और इनकी भैंस 4 भैंस गऊ 1 गऊ बाहर खड़ी पड़ी है, तड़फ रही है। और ये अब तक डॉक्टर के पास फ़ोन कर चुके हैं हम, डॉक्टर भी नहीं आया। डांगरों वाले कम से कम आके तसल्ली तो दे। हमारे वार्ड में ये इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। पशु और गौ माता तो सबकी माताएं हैं, आप लोगों की कि हमारी भी। और एक तो गऊ की आपने जैसे देखा होगा, आपने वीडियो बनाई होगी, अंदर गऊ की डेथ हो चुकी है, बाहर तड़फने लग रही है। और मैं एक तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, गरीब आदमी का मुआवजा मिलना चाहिए जैसे सरकार देती है, और ज़्यादा बेनिफिट देना चाहिए। और अगली हमारी जो कमेटी की मीटिंग होगी उसके अंदर मैं ये बात की डिमांड रखूँगा कि छोटी गाड़ियाँ लाई जाए। शहर के अंदर तंग गलियाँ हैं, बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती। ये तो आज तो यहाँ डेयरी के अंदर हुआ, कल ना किसी मकान के अंदर भी ऐसे तंग गलियों के अंदर बड़ी गाड़ी आएगी नहीं। आज NOC इसलिए देते हैं, फायर ब्रिगेड में आप नक्शा पास कराने जाते हैं तो फायर ब्रिगेड वाले लिख के देते हैं हमारी गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी। तो ये अगली मीटिंग के अंदर कमेटी के अंदर मैं ये मेन एजेंडा के अंदर ये काम होगा कि छोटी गाड़ियाँ आएँ और जिससे कि शहर के वासियों को कुछ सुविधा मिल सके। और आप लोगों से विनती है, आप जहाँ तक पहुँचा सकें हमारी आवाज़ और प्रशासन के पास, और कहीं भी आपका जहाँ लिंक हो, इनको मुआवजा देने के लिए आप लोगों से प्रार्थना है। 5 भैंस 2 गाय अंदर थी, 5 छोटे पशु थे, जो छोटे बच्चे हैं वे 5 थे, जिनमें से 1 भैंस और 1 गाय बची है। वो गाय सीरियस है, बाकी सभी पशु मर गए। कितना नुकसान होगा? अंदाजा लगाओ 6-7 लाख के आसपास का जी। तो मतलब आग लगी तो फायर ब्रिगेड को किसी प्रकार की सूचना दी गई थी। वो सूचना क्या नाम उसका, उसमें फिर है ना वो कॉल और कहीं पे मिल गया, ये बोला हम तो शिवानी से बोल रहे हैं जी। फिर वो गाड़ी मतलब बड़ी होने के कारण यहाँ पे मतलब फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई। हमारे पास सबमर्सिबल था, जिसके कारण हमने मतलब थोड़ी आग बुझाने में आस पास के लोगों ने सहयोग किया आग बुझाने में। अब मतलब क्या नाम उसका धुआं है कुछ, लेकिन आग बुझ चुकी है अब फिलहाल। मंगलवार दोपहर खबर लिखे जाने तक कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि कोई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी नहीं हुआ। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 2 ही रही। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिसके तहत वे स्वयं अपने व अपने परिवार को वैक्सीन लगवाने के लिए भारी संख्या में लगाए जा रहे कैंप्स में पहुंच रहे हैं। वहीं मंगलवार को भी नया केस नहीं मिलने के बाद अब एक्टिव केसेस की संख्या केवल 2 बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हम सभी की सावधानी के चलते शीघ्र ही भिवानी को कोरोना से मुक्त कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।